मैं रामलखन आपको सीयूटी का डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में परिचय कराऊंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय करा देता हूं। मेरा नाम रामलखन है। मैं जेएनवी फिरोजाबाद से पढ़ा हुआ हूं और इकोनॉमिक्स में मेरा नेट क्वालिफाई है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी सिलेबस है सीयूटी का वो कराऊंगा टॉपिक वाइज। इससे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि सीयूटी हब जो क्लासेस हैं उसमें मैं इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको अपना परिचय देने के बाद सीयूटी 2023 इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स 309 सिलेबस फॉर क्लास 12th क्या है कि सीयूटी एग्ज़ाम के लिए पूरा हमें 12th का ही पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे ग्रेजुएशन के लिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेबस से परिचय कराने के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे हमें क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस में से हमें 40 अटैम्प्ट्स करने हैं। 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। तो इसको आगे देखते हुए हम चलते हैं अब सिलेबस की तरफ, ज़्यादा ना बताते हुए। तो सिलेबस 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 3 यूनिट्स में। तो वो मेन में 3 यूनिट्स में ऐसे ही बता देता हूं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा यूनिट रहेगा, उसमें रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। उसके बाद तीसरा जो यूनिट रहेगा, तीसरा यूनिट के बारे में है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, करंट चैलेंजेस क्या हैं, 1947 से 1991 तक क्या परेशानियां रहीं, क्या प्रॉब्लम्स रहीं इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके सब यूनिट्स हैं, वो सब यूनिट्स के बारे में बताते चलेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी में बोलते हैं इसको व्यष्टि या सूक्ष्म, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो, माइक्रो मीन्स छोटा। यहां पे ये जो माइक्रो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है। माइक्रोस, माइक्रोज, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से ये माइक्रो लिया गया है। इसका मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, या यहां सिंपल कहिए आई फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, व्यष्टि जैसे नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी उपभोक्ता कंज्यूमर के बारे में इंडिविजुअल जो भी चीजें बताई जाएंगी इकोनॉमी में, वो सब क्या आएंगी माइक्रो में। माइक्रो, आई फॉर इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ही टॉपिक रहेगा व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो जैसे ही इसको बताने के बाद चलते चलेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं हमें इसे पढ़ने की, और ये हमारी लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये सब हम बताएंगे इसके बारे में। इसका ये फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, वो अभी बताई जाएंगी। यूनिट सेकंड है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड।
कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसको हिंदी में बोलेंगे उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। नेक्स्ट है इसी यूनिट में हम पढ़ाएंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन के बारे में पढ़ाएंगे। उपभोक्ता का संतुलन क्या है? मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 and 2 कमोडिटी केसेस। 1 और 2 केस को लेकर के इसका मीनिंग बताएंगे उपभोक्ता का, और किस तरीके से इसके बारे में जो भी यूटिलिटी अप्रोच है वो भी बताई जाएगी। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड में कई टॉपिक रहेंगे। मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, बाजार की मांग क्या है ना, मांग का शेड्यूल क्या है, मूवमेंट क्या है, मांग की शिफ्ट्स क्या होती है, डिमांड कर्व, मांग के कर्व क्या हैं, कर्व के बारे में बताया जाएगा पूरा। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है मांग की लोच। मांग की लोच, तो मांग की लोच के बारे में पढ़ाया जाएगा। और परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड जियोमेट्रिक मेथड्स। मांग की लोच की परसेंटेज क्या है, मांग की जो लोच है वो सारी बताई जाएंगी, इक्वल टू डिमांड, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये यूनिट 3। नेशनल इनकम का मतलब है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित जो भी समग्र आय हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो यूनिट 3 में सबसे पहला टॉपिक आता है, जैसे यूनिट 1 में आया था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसी तरीके से इसमें आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ये भी सेम उसी तरीके से है जैसे माइक्रो में बताया गया था कि माइक्रोज, माइक्रोज ग्रीक वर्ड है उससे बना है माइक्रो, उसी तरीके से इसका है मैक्रोज। मैक्रोज इससे बना है मैक्रो। ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट, जैसे वहां पे आई फॉर क्या था? इंडिविजुअल, उसी तरीके से यहां पे ए फॉर क्या है? एग्रीगेट। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब समग्र, समग्र, समग्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समग्र और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसको देखते चलेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ाएंगे। सर्कुलर फ्लो, इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है उसके बारे में बताया जाएगा। किस तरीके से इनकम किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की किस तरीके से इनकम आती है ना, इनकम के बारे में बताया जाएगा। और क्या बताया जाएगा कि किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है और एनडीपी क्या होती है। तो जीडीपी और जीएनपी दोनों को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों को बताया जाएगा।
इसी तरीके से ये भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से आती है आपकी एनडीपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। उसी तरीके से एनएनपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। ये सब चीजें बताई जाएंगी। इसका मतलब है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरीके से यहां है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से यहां आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में हिंदी में भी समझ जाएंगे आप, किस तरीके से समझेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ये हो गया जीडीपी। क्या हो गया? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब उसी तरीके से ये है ग्रॉस का मतलब सकल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। इसी तरीके से जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी। इसी तरीके से एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी तरीके से एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट का मतलब यहां पे है शुद्ध। क्या मतलब है यहां? शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और इसी तरीके से यह है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इनके बारे में हम फिर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का हम मेजरमेंट करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है और राष्ट्रीय आय कहां खर्च की जाती है। ये सब चीजें इसमें निकाली जाएंगी। उनके मेथड बताए जाएंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। और इसका एक्सपेंडिचर कहां किया जाता है, खर्च कहां किया जाता है, व्यय कहां किया जाता है। एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, व्यय कहां किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 4, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आय और रोजगार, आय और रोजगार का निर्धारण, आय और रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन, आय और रोजगार का निर्धारण। ये टॉपिक है यूनिट 4, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का निर्धारण। इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। जैसे मैंने अभी बता दिया था आपको कि एग्रीगेट क्या होता है, समग्र। तो एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग, समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से ये मांग को कंज्यूम किया जाता है और किस तरीके से सेव किया जाता है। आगे है मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ये बताया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है,
मतलब रोजगार क्या है, अल्प रोजगार क्या है, स्वरोजगार क्या है, ये सब चीजें इस टॉपिक में बताई जाएंगी। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल। फिर टू सेक्टर मॉडल, दो सेक्टर मॉडल के बारे में, इनकम के बारे में बताया। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर्स, वर्किंग, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग, जो मांग है, सप्लाई है, उसके बारे में पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मल्टीप्लायर करते जाएंगे उसको, और क्या क्या उसका काम रहेगा। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। फिर डिमांड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से हैं। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या चेंजेस कर रही है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, ये है यूनिट 5 है जो अपनी, उसमें मुद्रा किस तरीके की मुद्राएं होती हैं, मनी के प्रकार किस तरीके के होते हैं, उसके मीनिंग बताया जाएगा। एवोल्यूशन और फंक्शन, उसके क्या फंक्शन है, मुद्रा के क्या कार्य हैं, वो सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। फिर है बैंकिंग से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो सेंट्रल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शंस। सेंट्रल बैंक्स कौन कौन सी सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल केंद्रीकृत बैंक हैं, जो केंद्रीकृत बैंक हैं उनके बारे में बताया जाएगा। फिर है कॉमर्शियल बैंक्स, और कॉमर्शियल बैंक्स कौन सी हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उसके मीनिंग और उसके फंक्शन बताए जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 6 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमी के बारे में बताया जाएगा। भारतीय बजट और अर्थव्यवस्था, भारतीय बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में इस यूनिट में बताया जाएगा। गवर्नमेंट बजट, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट का बजट क्या है, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के, सरकारी बजट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल। रेवेन्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में आगम। क्या होता है? आगम। तो किस तरीके से कैपिटल, जो पूंजी है, कैपिटल का मतलब है यहां पूंजी, उसका आगम, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय। उसका आगम और व्यय के बारे में, आय और व्यय के बारे में बताया जाएगा। प्लान एंड नॉन प्लान एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल, विकसित और जो विकसित नहीं है उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। उसके बाद बजट पे आते हैं। बजट क्या है कि बजट भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बजट के बारे में बताया जाएगा। बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सबसे पहले है बैलेंस का बोलेंगे संतुलित बजट। कौन सा बजट? संतुलित बजट। संतुलित बजट के बाद आते हैं हम सरप्लस। सरप्लस का बोलते हैं अधिशेष बजट। अधिशेष बजट।
अधिशेष बजट। उसके बाद आता है डेफिसिट। डेफिसिट डेफिसिट का मतलब होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट। ये बजट के प्रकार बताए जाएंगे, तीनों प्रकार के। बैलेंस्ड बजट कौन सा है, सरप्लस बजट कौन सा है और डेफिसिट बजट कौन सा है। संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इनके बारे में भी बताया जाएगा कि ये जो घाटे की आगत है उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, एंड इसके इंप्लीमेंटेशन, मेजर और कंटेंट डिफरेंस डेफिसिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 7, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं इसको भुगतान शेष। भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भुगतान शेष क्या होता है? भुगतान शेष फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फॉरेन एक्सचेंज रेट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के द्वारा यह बताया जाएगा। इसी में आएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इशू। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट्स के बारे में बताया जाए। अकाउंट्स का मतलब है खाता। 3 टाइप्स के खाते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। कौन कौन से हैं? करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, चालू खाता। करंट अकाउंट्स क्या बोलते हैं? चालू खाता। करंट अकाउंट्स, चालू खाता। उसके बाद है डेफिसिट अकाउंट्स। डेफिसिट अकाउंट्स, डेफिसिट अकाउंट्स एंड डेफिसिट नहीं, गलत हो गया। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। वित्तीय खाता और पूंजी खाता। पूंजी खाता, ये 3 तरह के अकाउंट्स हैं जिनके बारे में बताया जाएगा। ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इशू। आजकल जो एक्सचेंज रेट, रिसेंट एक्सचेंज रेट चल रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। 1991 से पहले का जितना भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं और 1947 से 90 तक जो हुए हैं और 1991 के बाद जो हुए हैं डेवलपमेंट, भारतीय विकास, इंडियन डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास। उसके बारे में बताया जाएगा। भारतीय रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। रिफॉर्म्स 1951 के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या आर्थिक सुधार किए गए, क्या क्या पॉलिसीज लाई गई जिससे इंडिया डेवलपमेंट में सुधार हुआ।
नेक्स्ट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, 5 ईयर प्लान्स जो चले हैं शुरू से लगा करके उनके बारे में बताया जाएगा, लेकिन वो 5 ईयर प्लान कब खत्म हो गए, 2014 में। उससे पहले जो 5 ईयर प्लान थे उनके बारे में पूरा बताया जाएगा, कौन से ईयर प्लान में क्या क्या डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद क्या बेनिफिट्स आए, क्या घाटे आए। फिर है मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद बताया जाएगा कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि के क्या फीचर्स हैं इंडिया में, एग्रीकल्चर का क्या महत्व है इंडियन इकोनॉमी में, ये सब चीजें इसमें टॉपिक में बताई जाएंगी। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, जो इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट बनाए गए हैं और नई कृषि जो पॉलिसीज आई हैं उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, इंडस्ट्री क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, और फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार के बारे में भी इस टॉपिक में बताया जाएगा। नेक्स्ट है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वर्तमान समय में जो परेशानी आ रही हैं उसके बारे में पूरा का पूरा ये यूनिट है। इसमें क्या क्या है यूनिट में, पॉवर्टी, पॉवर्टी के बारे में बताया जाएगा कि गरीबी क्या है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब व्यक्ति की जो आय है वो किस तरीके से फॉर्मेट की गई है, रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज, जो ग्रामीण विकास है इंडिया में उसके बारे में बताया जाएगा कि ग्रामीण विकास किस तरीके से अब संभव हुआ है, पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से अब रोजगार इंडिया गवर्नमेंट ने किस तरीके से रोजगार दिए हैं और क्या चल रहा है आजकल आपको भी पता है। ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं उनके बारे में पूरा का पूरा बताया जाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स, स्टडीज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, कि किस तरीके से ढांचा बना के तैयार किया गया है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा, क्या क्या ढांचा बनाया गया है, इसी के बारे में पूरा बताया जाएगा। गरीबी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास के बारे में भी इस टॉपिक में बताया जाएगा। क्या क्या है उसमें, मीनिंग है, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रिसोर्सेस है, एनवायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में भी बताया जाएगा। वैश्विक जो भी वार्मिंग हो रही है उसके बारे में भी इस टॉपिक में बताया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट जो लास्ट है यूनिट 10, यही सिर्फ 10 यूनिट्स हैं, 3 पार्ट्स में 10 यूनिट्स के बारे में बताया गया है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, भारत का विकास और लक्ष्य, भारत का विकास और लक्ष्य, भारत का सतत विकास, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सतत विकास।
अ कंपैरिजन विद नेबर्स, भारत का आर्थिक विकास के बारे में पड़ोसी देश हैं, जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके कंपैरिजन आर्थिक विकास बताया जाएगा। पड़ोसी देशों से हमारी ट्रेडिंग कैसी है, हमारा व्यापार कैसा चल रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। मेन इंडिया एंड पाकिस्तान, अपना देश और पाकिस्तान के साथ कैसा चल रहा है ट्रेडिंग में, क्या एक्सपीरियंस हैं वो बताए जाएंगे। फिर इंडिया एंड चाइना, इंडिया चाइना के क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वो सब बताया जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद है इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब इसमें इश्यू बताए जाएंगे कि आर्थिक जो भी ग्रोथ हो रही है वो किस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा, कितनी पॉपुलेशन है उसको देखते हुए, और पूरा का पूरा सेक्टर वाइज ये डेवलपमेंट पूरा बताया जाएगा। समझ में आ गया? ये ही आपके 10 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? यूनिट्स टोटल हैं 10। उसमें ये 10 यूनिट्स डिवाइड किए गए हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए? 3 पार्ट्स में। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं यही हल्के में। पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पार्ट में 2 यूनिट हैं। तीसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो। इस वाले मैक्रो वाले में ज्यादा पार्ट हैं, इसमें से 2 पार्ट चले गए मैक्रो में, माइक्रो में। उसके बाद 6 पार्ट आ गए इसमें, 5 पार्ट मैक्रो में, 5 यूनिट, 2 इसमें 5 इसमें, और बाकी के 3 यूनिट जो बचते हैं वो आते हैं आपके इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपके कितने पार्ट्स बचेंगे? इसमें से 3, टोटल 10 हो गए, 10 यूनिट्स। यही 10 यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा। स्टॉप करिए।